Hello dear aspirants, welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video and today we are going to discuss about equipments and tools which are used for manufacturing garments. Okay? अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो होता है गारमेंट फॉर्मेशन का वो क्या होता है, बॉडी मेजरमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, अब क्योंकि गारमेंट बनाना है तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, क्या क्या टूल्स लगेंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ मशीन्स कैसी होती है, कितने टाइप्स की मशीन्स होती हैं, उनके पार्ट्स क्या कैसे होते हैं, ये सब हम देखेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इक्विपमेंट्स और टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चर के लिए. सबसे पहले तो हम लाइन वाइज चलते हैं. ठीक है, सबसे पहले मेजरिंग और मार्किंग टूल्स होगा. मेजरमेंट कैसे लिया जाता है ये तो हमने देख लिया, बट मेजरिंग के लिए क्या टूल्स चाहिए, मार्किंग के लिए क्या टूल्स चाहिए, ये देखना ज़रूरी है ना. कटिंग टूल्स, बिकॉज मेजरिंग के बाद में कपड़े की ड्राफ्टिंग होती है. ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कैसे होती है, कटिंग टूल्स क्या क्या होते हैं, सुइंग टूल्स क्या होते हैं, सपोर्टिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, प्रेसिंग और फिनिशिंग टूल्स क्या होते हैं, क्योंकि सिर्फ कपड़ा बन जाने के बाद में उसकी फिनिशिंग और प्रेस करना ज़रूरी है, आयरन होना चाहिए, है ना. स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन टूल्स कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे. ठीक है, और ईच कैटेगरी सपोर्ट्स अ डिफरेंट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन चेन, मेजरिंग, कटिंग, असेंबलिंग एंड फिनिशिंग. तो हर कैटेगरी अलग अलग स्टेज पर प्रोडक्शन चेन को संभालती है. ठीक है, मेजरिंग अलग, कटिंग अलग, असेंबलिंग अलग, फिनिशिंग अलग. तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले हम मेजरिंग टूल्स की और मार्किंग टूल्स की बात कर रहे हैं. तो ये टूल्स एक्यूरेसी कंट्रोल करते हैं. टाइनी एरर्स हैव हियर मल्टीप्लाइड ड्यूरिंग सुइंग. ठीक है, यहाँ पर अगर छोटे छोटे एरर्स आ जाते हैं तो सुइंग के टाइम पर प्रॉब्लम आती है. जब कपड़ा सिला जाता है उस टाइम पर इश्यूज आते हैं. ठीक है, तो ये वाला जो मेजर स्टेप है, ये बेसिक स्टेप जो है, ये बहुत ही प्रिसीजन से लेना ज़रूरी होता है, बहुत ही ध्यान से करना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो मेजरिंग टूल्स कौन कौन से, सबसे पहले तो मेजरिंग टेप है, बिकॉज मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, टेप से ही लिया जाता है ना. तो हमने लास्ट क्लास में जब हम फर्स्ट वाला टॉपिक जो हम कवर करते हैं उसमें हमने देखा था कि हमें एक फ्लेक्सिबल टेप चाहिए, स्ट्रेचेबल टेप नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रेचेबल अगर होगा तो एरर आएगा मेजरमेंट में, है ना. फ्लेक्सिबल टेप फॉर बॉडी एंड पैटर्न मेजरमेंट्स. रूलर्स और स्ट्रेट स्केल्स, रूलर्स और स्ट्रेट स्केल ड्राफ्टिंग के काम आते हैं. ठीक है, सीम मेजरमेंट्स के काम आते हैं, मतलब कपड़े का टुकड़ा अगर आप मान लीजिए कि नाप रहे हैं कि कितना है, ठीक है, तो उसके काम आता है. अगर कपड़ा नहीं कटा है, काटने वाले, ड्राफ्टिंग होने वाली है, तो कितना काटना है उसके काम आता है. ठीक है, फ्रेंच कर्व, हिप कर्व, ये सारे आर्म होल, नेकलाइंस, हिप कर्व्स नापने के काम आता है. एल स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ये भी एक तरीके के स्केल होते हैं जो हमने देखा था बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स में, जो सेट स्क्वायर निकलते थे. ठीक है, एक राइट एंगल होता था, एक ट्रायंगल होता था, ये भी यहाँ पर काम आते हैं, इस तरीके से काम आते हैं राइट एंगल्स, ग्रीन लाइंस, ड्राफ्टिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए. ठीक है, मार्किंग टूल्स, यानी कि अब आप इनको जो आपने ड्राफ्टिंग करी है उसको आप मार्क कैसे करोगे, तो चौक आती है, टेलर्स चौक आती है, नॉर्मल चौक से अलग होती है ये. ठीक है, ये फैब्रिक पे लगाई जाती है जब फैब्रिक धुलता है या लास्ट में कपड़ा बन जाने के बाद फिनिशिंग हो जाती है, तो वो मार्क जो है वो अपने आप मिट जाते हैं. ठीक है, तो टेलर्स चौक कहा जाता है उसको, या फैब्रिक मार्कर भी आते हैं, मार्क सीम लाइंस को मार्क करने के लिए, डार्ट्स बनाने के लिए. ठीक है, ट्रेसिंग व्हील या कार्बन पेपर, ट्रेसिंग व्हील और कार्बन पेपर ट्रांसफर करने के लिए, पैटर्न को पैटर्न इंप्रेशन को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे नॉर्मल हम कार्बन पेपर से करते हैं ना, वैसे ट्रेसिंग व्हील होता है. ऑल क्या होता है, मार्क ड्रिल होल्स, पॉकेट पॉइंट्स एंड डार्ट एंड्स. ठीक है, ऑल एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिससे ड्रिल होल्स मार्क होते हैं, कहाँ पर बटन के लिए होल बनाना है, कहाँ पे स्टिचेस बनाना है, पॉकेट पॉइंट्स बनाए जाते हैं. ठीक है, और डार्ट एंड्स बनाए जाते हैं. अब आते हैं कटिंग टूल्स पर. तो अब हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, हमने मार्क्स बना लिए, अब कटिंग होती है. ठीक है, तो गुड कटिंग डिटरमाइंस क्लीन एजेस एंड एक्यूरेट शेपिंग. ठीक है, क्लीन एजेस और एक्यूरेट शेपिंग होना चाहिए, मतलब कटिंग भी प्रॉपर होना चाहिए. तो कितने टाइप की कैसे कैसे कटिंग होती है, फैब्रिक शेयर्स आते हैं, शेयर्स भी थोड़े से व्हाट वी से इज, सीजर्स नॉर्मल सीजर्स से अलग होते हैं, थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, ज़्यादा शार्प होते हैं, इसलिए इन्हें फैब्रिक शेयर्स कहा जाता है. ठीक है, कपड़ा काटने वाली कैंची अलग आती है, नॉर्मल पेपर काटने वाली कैंची अलग होती है. ठीक है, तो जो कपड़ा काटने वाली कैंची होती है उसे फैब्रिक शेयर्स कहा जाता है. हैवी शार्प सीजर्स यूज्ड ओनली फॉर फैब्रिक, नेवर पेपर. ठीक है, पेपर सीजर्स यूज्ड फॉर पैटर्न टू प्रिवेंट डलिंग, फैब्रिक शेयर्स. ठीक है, अगर आप कोई पैटर्न पेपर पर बना रहे हैं तो उसको कट करने के लिए पेपर सीजर अलग से लगेगी. रोटरी कटर, रोटरी कटर एक तरीके से एक मशीन होती है. ठीक है, आई थिंक
आप सबने रोटरी कटर देखा होगा कहीं ना कहीं। तो इसमें होता यह है कि फैब्रिक जो है वो बल्क में काट दिया जाए, मतलब एक फैब्रिक नहीं, आप अगर आपको जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल लेवल पर काम चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि फैब्रिक, अगर मुझे शर्ट बनानी है एक कलर की, एक फैब्रिक की, मुझे 100 शर्टें बनानी है, अब 100 कपड़ा मैं अलग अलग काटने बैठूंगी तो बहुत मेरा टाइम जाएगा, ठीक है, बहुत सारा एनर्जी भी वेस्ट होगा। सो इट्स बेटर कि मैं उसको रोटरी कटर में डाल दूँ। तो रोटरी कटर से होता ये है कि स्ट्रेट फास्ट मल्टी लेयर कट्स हो जाते हैं, कॉमन इन इंडस्ट्रियल कटिंग, ठीक है। तो एक साथ बहुत सारे कपड़े कट हो जाते हैं। और कटिंग टेबल, क्योंकि आपको एक सरफेस चाहिए कट करने के लिए, तभी आप सीधे कट कर पाएंगे कपड़े को। तो कटिंग टेबल होता है लार्ज फर्म सरफेस फॉर स्प्रेडिंग फैब्रिक को बिछा के आप फिर कटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपने जो भी ड्राफ्ट बनाया। इसके अलावा और कौन सी कटिंग मशीन्स आती है इंडस्ट्री में? स्ट्रेट नाइफ कटर फॉर लार्ज फैब्रिक लेस, मतलब स्ट्रेट नाइफ कटर यानी कि कुछ ऐसी तरीके की मशीन होगी, बहुत लंबा अगर कोई कपड़ा है उसको सीधा सीधा काटते चले जाना है तो स्ट्रेट नाइफ कटर आता है, ठीक है। बैंड नाइफ कटर, कंटिन्यूस ब्लेड फॉर प्रिसाइज कर्व्स, जहाँ पर कर्व्स आ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर बैंड नाइफ कटर यूज होता है। राउंड नाइफ कटर स्मॉल बैचेस में होता है, जहाँ पर राउंड कटिंग होती है, गोल गोल कटिंग होती है। डाई कटिंग मशीन फॉर मास प्रोडक्शन विथ फिक्स्ड शेप्स, एक फिक्स शेप काटना है तो डाई कटिंग मशीन आ जाएगी, मतलब हमेशा ही एक शेप का ही कटिंग उसमें होगा, सीधा कटिंग नहीं होगा, फिक्स्ड शेप है उसी की कटिंग होगी। लेजर कटर फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड हाई प्रिसीशन, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हमने पढ़ा था जब हमने टेक्सटाइल्स वाला यूनिट जब हमने किया था, तो मैंने आपको बताया था टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, मोस्टली जो कि ऑक्यूपेशनल होते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक जिनमें स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन होती है, नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो कि पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम आते हैं, वहाँ पर लेज़र कटर्स काम आते हैं, मोस्टली लेज़र कटर्स यूज़ किए जाते हैं। अब सुइंग टूल्स और सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब सुइंग कैसे होती है? कपड़े जो सिल दिए जाते हैं वो हाथ से भी सिले जाते हैं, है ना, क्योंकि पहले मशीन नहीं हुआ करती थी, तो हैंड टूल्स भी हुआ करते थे काफ़ी, ठीक है, ताकि हाथ से सिल दिया जाए। अभी भी आपके घरों में आई थिंक बहुत कॉमन चीज़ है, अगर बटन टूट जाता है या सिलाई कहीं से निकल जाती है, उधड़ जाती है, तो हमारी मम्मी और दादियाँ जो होती थी वो क्या करती थी, हाथ से ही सिल दिया करती थी कि अरे इसके लिए मशीन क्या करना, लाओ हम सिल दें, है ना, बटन लगा दिए जाते हैं। तो अभी भी हैंड टूल्स आई थिंक काफ़ी घरों में बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। कौन कौन से हैंड टूल्स होते हैं आज देखते हैं। नीडल्स होती है, नीडल्स आपको पता है, सुई, सिलने वाली जो सुई होती है जिससे सिलाई लगाई जाती है वो सुई, उसके पीछे आप देखो कि बैक साइड पर एक बैक एंड पर उसका एक होल होता है जहाँ से धागा डाला जाता था, है ना। पिंस होते हैं, सेफ्टी पिंस होते हैं, है ना, पिन सेफ्टी पिंस काम आती है स्विंग में। थिम्बल होता है, थिम्बल एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, जो कि हाथ में हाथ से, मतलब दूसरी तरफ आप स्विंग कर रहे हो तो दूसरी तरफ आपको चेक करना होता है कि दूसरी तरफ से निकला है नहीं सुई कपड़े के नीचे, कपड़े के पीछे दिख नहीं रहा हमें, तो वो चेक करने के लिए थिम्बल पहना जाता था। जब थिम्बल उंगली में पहना जाता तो सुई चुभती नहीं थी उंगली में, ठीक है। अभी भी मिलता है, बहुत कॉमन है। सीम रिपर, सीम रिपर क्या होता है? अगर आपको कोई सिलाई खोलनी है, ठीक है, सीम मतलब जहाँ पर दो कपड़े का एंड है और जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे जुड़ा हुआ कपड़ा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉक होती है या कुर्ता होता है, कुछ भी होता है, वहाँ पर दो कपड़े जोड़े गए हैं, दैट इज कॉल्ड सीम। और रिपर यानी कि सीम को खोलना, तो सीम रिपर यानी कि वो जो दो कपड़े जुड़े हुए हैं सिलाई से, वो सिलाई को खोलना होता है, वो इंस्ट्रूमेंट को सीम रिपर कहा जाता है। टेलर्स हैम एक कुशन टाइप का तकिए जैसा थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, आगे फोटो है मेरे पास में, मैं आपको दिखाऊंगा, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो टेलर्स हैम मतलब एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस पे रख के कर्व्स को, जैसे कि कॉलर मुड़ती है ना, कॉलर को हम मोड़ के पहनते हैं, तो कॉलर को प्रेस करने के लिए इसके ऊपर रख के प्रेस किया जाता था, ठीक है। स्लीव बोर्ड आता है, स्लीव प्रेस करने के लिए या स्लीव बनाने के लिए स्लीव बोर्ड होता है। बॉडकिन्स होते हैं, बॉडकिन्स एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जब हमें मान लीजिए स्कर्ट में या पैंट में या लेगिंग्स में जब नाड़ा डालना होता है ना, या फिर व्हाट वी से इलास्टिक इंसर्ट करना होता है, तो बॉडकिन्स यूज होते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग टूल कौन कौन से होते हैं? उसके अलावा और कौन से टूल्स होते हैं? जैसे बॉबिन और बॉबिन केस होता है। बॉबिन एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें धागा लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। बॉबिन केस मतलब ये मशीन में लगता है, ये हैंड की बात नहीं हो रही है, मशीन की बात हो रही है। तो उसमें बॉबिन्स और बॉबिन केस होता है। थ्रेड स्टैंड होता है, ऑयल कैन होती है मशीन मेंटेनेंस के लिए। ऑयल कैन छोटी सी ऑयल की डिब्बी होती है, उसकी एक पॉइंटेड नोजल होता है आगे, उससे आप मशीन के एंड्स में जहाँ जहाँ पर बहुत माइन्यूट एंड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसमें आप ऑयल इंसर्ट कर सकते हैं।
देखिए अब इसको आप पॉज करके ध्यान से एक बार देखो। ठीक है, ये होता है थिम्बल। ये थिम्बल क्या होता है, ये आपके फिंगर्स पे लग जाता है, फिंगर पे लग जाएगा। दूसरी तरफ से अगर सुई निकलेगी तो फिंगर में चुभेगी नहीं, पता भी चल जाएगा कि हाँ दूसरी तरफ से निकल गई। ठीक है, तो ये थिम्बल यूज होता था। सीम रिपर इस तरीके से होता है, आई थिंक ये सबके घर में अवेलेबल होता है ना। ये वाला एंड जो है इसको धागे में डाल करके खींच दिया जाता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा शार्प होता है तो धागा टूट जाता है। तो सीम यानी कि दो कपड़े जो होते हैं वो आपस में जब जुड़े होते हैं, जहाँ सिलाई होती है वो सिलाई खुल जाती है। टेलर्स हैम ऐसा होता है, देखो मैंने आपको बताया ना, तकिए टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा सा कुशन जैसा, इसके ऊपर रख के ये जो कर्व्स होते हैं उसको प्रेस किया जाता है। स्लीव बोर्ड ऐसा होता है, यहाँ पर स्लीव चढ़ा करके फिर प्रेस किया जाता है। ठीक है, बॉर्डकिन ऐसा होता है, देखो इसमें इलास्टिक लगा हुआ है, ऐसे इलास्टिक डाल के इसको यहाँ से आप आगे आगे बढ़ाते जाओगे तो इलास्टिक पूरे, वेदर इट इज़ लेगिंग्स या फिर लोअर है, पजामा है, जिसमें भी इलास्टिक जाता है उसमें लग जाएगा। ठीक है, ये होता है बॉबिन और बॉबिन केस। ये बॉबिन है, यहाँ पर धागा लगता है। ठीक है, रील भी कहते हैं, कुछ लोग इसको रील कहते हैं। यहाँ पर धागा लग जाता है और ये बॉबिन केस इसके अंदर चला जाता है और ये मशीन में लगता है, बॉबिन केस मशीन में लगता है। ठीक है, तो जो मशीन में आप देखो कि जब हम स्टिचिंग करते हैं तो दो धागे होते हैं, एक ऊपर से लगता है एक नीचे से लगता है, एक दूसरे में फंसता है और फिर वो स्टिच हो जाता है। ठीक है, तो नीचे वाला धागा जो होता है वो ये बॉबिन केस में लगता है मशीन के, और ये है थ्रेड स्टैंड, ये ऊपर वाला धागा यहाँ लगता है। ठीक है, यहाँ पर थ्रेड का जो धागे का जो धागे का गट्टी जो होता है ना वो यहाँ पे लगा दी जाती है और फिर इसमें फंसा के और फिर वो मशीन में जाता है धागा। ठीक है, ओके। अब प्रेसिंग और फिनिशिंग इक्विपमेंट की बात करें, मतलब अब क्या हुआ, जब बन जाता है कपड़ा, ठीक है, तो उसके बाद में कौन कौन से इक्विपमेंट्स काम आते हैं। सबसे पहले तो स्टीम आयरन, आयरन करना बहुत ज़रूरी है ताकि फिनिशिंग आए कपड़े की, है ना। इंडस्ट्रियल वैक्यूम आयरनिंग टेबल, ये इंडस्ट्रियल लेवल पर, मतलब बड़े लेवल पर आयरन वैक्यूमिंग टेबल जो होती है वो यूज़ होती है। स्टीम प्रेस बॉयलर भी यूज़ होता है। स्टीम प्रेस बॉयलर, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से प्रेस हो जाते हैं कपड़े। ठीक है, स्लीव बोर्ड हमने पीछे देखा था, टेलर्स हैम हमने देखा। क्लैपर क्या होता है, क्लैपर ये होता है। ठीक है, ऐसे वुडन के ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स टाइप के होते हैं और इससे क्या करते हैं, सीम को क्रिस्प करते हैं। मतलब जो आपने साथ में जो जोड़ा है, मान लीजिए दो कपड़ा आपने जोड़ा है, सीम्स मतलब दो कपड़े साथ, दो कपड़ों के टुकड़े हमने जोड़े हैं और वो जिस तरफ से जोड़े हैं उस तरफ से थोड़ा सा उसका एंड उठेगा ना, वो एंड उठे ना, इसलिए इससे उसको दबा दिया जाता है। ठीक है, फ्यूजिंग मशीन क्या होती है, ये होती है फ्यूजिंग मशीन। फ्यूजिंग मशीन मतलब कि कॉलर, कफ, वेस्ट बैंड्स एंड ऑल ये साथ में अच्छे से प्रेस हो जाते हैं, अच्छे से चिपक जाते हैं। ठीक है, फ्यूज जाते हैं। फिनिशिंग मशीन्स, थ्रेड ट्रिमर्स आते हैं। थ्रेड ट्रिमर्स मतलब कि अगर कहीं से धागे निकले हुए हैं तो वो कट कर दिए जाते हैं। स्टेन रिमूविंग गन होती है। स्टेन अगर मान लीजिए कपड़ा सिलने में या कुछ भी करने में, उसको हैंडल करने में ऑयल लग गया है, या फिर हमने बात करी थी जैसे अभी कि डार्ट्स बनाए जाते हैं, जो चौक होती है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो चौक का जो दाग है वो निकालने के लिए स्टेन रिमूविंग गन्स यूज़ होती हैं। फॉर्म फिनिशर फॉर कोट जैकेट, ठीक है, कोट जैकेट में लास्ट में उसकी फिनिशिंग करने के लिए एक्स्ट्रा अगर रुए निकल रहे हैं या धागे चिपक गए हैं, वो सब कुछ निकालने के लिए फॉर्म फिनिशर यूज़ होता है। अब हम टाइप्स ऑफ मशीन की बात करेंगे। ठीक है, अब रियल बैकबोन आता है प्रोडक्शन का, सुइंग मशीन। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि क्या होता था, पहले हाथ से सिलाई हो जाती थी, बहुत कॉमन है, बट अब मशीन्स आ चुकी हैं, है ना, जिससे कि क्या हो गया है, स्पीड बढ़ गई है, कंसिस्टेंसी बढ़ गई है और घंटों घंटों तक आप एक कपड़ा कब तक सिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी वो काम क्या होता है, 2 से 3 मिनट में हो जाता है। एक कपड़े में सिलाई मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में एक शर्ट या पैंट या जो भी आप सिलवाना चाहते हैं वो फटाफट से सिल जाती है, क्योंकि मशीन जो है वो स्पीड में काम करती है ना। अब कौन कौन सी मशीन होती है, कितने तरीके की मशीन होती है, कहाँ काम आती है, वो हम देख। ओके, तो सबसे पहली और सबसे कॉमन मशीन है लॉक स्टिच मशीन। ठीक है, अब ये जो मैंने फोटो लगाई है ये तो अभी अभी जो आई है ब्रांड न्यू, जो कि इलेक्ट्रिक से चलती है वो है, बट पहले के ज़माने में आपने देखी होगी सेम मशीन, लॉक स्टिच मशीन चलती थी, बहुत पुरानी, हाथ से भी चलती थी। यहाँ पर एक हैंडल दिया रहता था, आप उसे हाथ से घुमा सकते थे और यहाँ से मशीन चलती थी, है ना। बहुत से लोगों ने आपने देखी होगी, लोगों के घरों में भी अभी कई बार बहुत से लोगों के घरों में होती भी है ना, हैंड मशीन होती थी, वो लॉक स्टिच मशीन होती। फिर धीरे धीरे करके नीचे पैरों से चलने वाली आती, यहाँ पे एक बड़ा सा व्हील होता था और यहाँ टेबल लगा होता था। ठीक है, तो पैरों से चलने वाली मशीन आई और अब तो बहुत
ईजिली मिल जाती है, वो वाली मशीनें बहुत कम अभी भी बिकती हैं, बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बट ये बहुत कॉमन सी मशीन है जो आजकल टेलर्स यूज़ करते हैं, डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन होती है ये, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चलती है, बहुत ही स्मूथ चलती है और बहुत कम टाइम में हमारा काफ़ी अच्छा काम कर देती है, ठीक है। अब इसमें कॉमन मशीन है ये पूरे वर्ल्ड वाइड, लॉक स्टिच मशीन जो लोग यूज़ करते हैं, ये हर ड्रेस बना सकती है, शर्ट बन सकता है इसमें, ड्रेसेस बन सकते हैं, ट्राउज़र बन सकते हैं, सब कुछ बन सकता है इसमें, ठीक है। स्टिच टाइप कैसा होता है, 301, स्पीड इसकी होती है 3000 से 5000 स्टिचेस पर मिनट, मतलब आप सोचो 1 मिनट में ये 3000 से 5000 स्टिचेस तक बना देती है, ठीक है। तो सोचो कि शर्ट या पैंट या जो भी आप ड्रेस बना रहे हो वो कितनी जल्दी सिल जाता होगा इसमें। मेन पार्ट्स इसके क्या क्या होते हैं, नीडल बार, नीडल और नीडल बार, ये है नीडल बार, ठीक है। प्रेशर फुट, फीड डॉग, ये प्रेशर फुट जो आप इसको ऊपर उठाते हैं यहाँ से, इसको हम एक्चुअली में सारी मशीन्स को एक बार हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। प्रेशर फुट यहाँ से आप ऊपर उठाओगे तो ये हो गया, ठीक है। फीड डॉग नीचे की जो ये एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड फीड डॉग, ठीक है। थ्रोट प्लेट होती है, बॉबिन केस हमने पीछे देखा था, वो यहाँ इस साइड नीचे की तरफ लगता है, 2 धागे लगते हैं, एक ऊपर की तरफ लगेगा, एक नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। टेंशन डिस्क होती है, टेकअप लिवर होता है, बैलेंस व्हील होती है, स्टिच रेगुलेटर होता है, ठीक है। अब ये सारे हम एक बार और फिर से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा एक मशीन को हम अच्छे से समझेंगे। अब ओवरलॉक मशीन क्या होती है, ओवरलॉक मशीन में यूज फॉर एज फिनिशिंग एंड सीम जॉइनिंग इन निट्स एंड वोवन। अगर कोई कपड़ा, मान लीजिए कि 2 कपड़ा जोड़ा है आपने साथ में, या फिर आपने कोई कपड़ा बनाया तो उसके एजेस में धागे ना निकले, इसलिए एज फिनिशिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। स्टिच टाइप क्या होता है, 104, 504, 512, 3 थ्रेड, 4 थ्रेड एटसेट्रा, मतलब एक साथ ये 3 से 4 थ्रेड की सिलाई लगा सकती है। अभी पीछे जो था वो सिर्फ 2 थ्रेड से काम चला रहा था, ठीक है, बट यहाँ पर 3 थ्रेड और 4 थ्रेड तक आता है। एजेस जो होती है वो ट्रिम्ड हो जाती है, स्टिच्ड हो जाती है साइमल्टेनियसली, साथ में ट्रिम मतलब कटती भी है इसमें साथ में एजेस, और स्टिच भी हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर कहीं धागा कम ज़्यादा निकला होगा, कहीं से कपड़ा कम ज़्यादा निकला होता है, तो वो एक समान हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। लूपर, अपर लोअर, कटिंग नाइफ, नीडल्स, प्रेशर फुट, थ्रेड गाइड्स, ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं। फ्लैट लॉक मशीन यूज फॉर स्पोर्ट्स वेयर, लेगिंग्स, एक्टिव वेयर, क्रिएट फ्लैट डेकोरेटिव सीम्स, ठीक है। तो ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स वेयर, लेगिंग्स और एक्टिव वेयर्स के लिए यूज होती है फ्लैट लॉक मशीन। सिमिलर पार्ट्स होते हैं ओवरलॉक मशीन जैसे ही, बस डिफरेंस और क्या होता है इसमें, स्प्रेडर और नीडल प्लेट फॉर फ्लैट सीम। नीडल प्लेट यानी नीचे वाली जो प्लेट होती है, ठीक है, वो फ्लैट सीम बनाने के लिए, मतलब कि जो 2 कपड़े आपने साथ में जोड़े हैं वो उठा हुआ ना लगे, वो फ्लैट हो जाए, ठीक है, इसीलिए। फिर है कवर स्टिच मशीन, यूज फॉर हेमिंग टी शर्ट्स, knitwear, stretch garments, you see this stitch at the bottom of most tees, ठीक है। तो आप मोस्टली जो क्या कहते हैं, टी शर्ट से नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, ठीक है, मोड़ करके जो कपड़ा स्टिच किया जाता है वो आप देखोगे, वो क्या होता है, वो कवर स्टिच मशीन से होता है, ठीक है। मल्टीपल नीडल्स होते हैं इसमें, लूपर्स होता है, डिफरेंशियल फीड सिस्टम होता है, ठीक है। मोस्टली ये ज़्यादातर स्ट्रेच गारमेंट्स में, टी शर्ट और निटवेयर मतलब कि निटेड करके जो कपड़ा बनाया जाता है उसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इस मशीन को। फिर है बटन होल मशीन और बटन सुइंग मशीन। बटन होल मशीन यानी कि ऑटोमेटिक मशीन जिससे कि कट हो जाता है कपड़ा, स्टिच भी हो जाता है, बटन होल्स बन जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा शर्ट जब हम पहनते हैं ना, शर्ट में एक तरफ बटन होता है, एक तरफ उसका होल होता है जहाँ से बटन आप डालते हो, ठीक है। तो वो जो होल होता है वो भी ऐसे नॉर्मल कट नहीं लगा सकते ना, वो धागा वहाँ से निकलने लग जाएगा, आपका पूरा शर्ट खराब हो जाएगा, इसलिए वो होल भी प्रिसीजन से बनाया जाता है, कट लगाया जाता है, और फिर उसको स्टिच भी किया जाता है ताकि वहाँ से धागा भी ना निकले। तो ये बटन होल बनाने की भी अलग से मशीन होती है ना। पार्ट्स इसके होते हैं क्लैंप, नाइफ, जिगजैग मैकेनिज्म, स्टिच डेंसिटी रेगुलेटर, ठीक है। और इसके साथ में ही मैंने यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों बटन की बात हो रही है, मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है बटन सुइंग मशीन भी होती है इसके साथ, मतलब कि एक मशीन से वो बटन होल होगा, दूसरी मशीन से जो बटन है वो अपने आप अटैच हो जाएगा। अटैच बटन फास्ट एंड यूनिफॉर्मली यूजिंग फीड क्लैम्प्स, ठीक है। तो ये वाली मशीन अब ध्यान से देखो, ये वाली जो होती है ऊपर वाली जो मशीन है, इससे
बटन में जो हमारा बटन होल होता है शर्ट में, शर्ट ज़्यादातर क्योंकि बटन्स उसमें ही लगते हैं ना, शर्ट में बटन होल बन जाता है, कोट्स में भी होता है, कोट का भी बन जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर स्टिच डेंसिटी रेगुलेटर है, क्योंकि कोट के बटन का होल बड़ा होगा और शर्ट के बटन का होल छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर अपने आप बटन भी लग जाता है बटन स्विंग मशीन से। फिर आती है एम्ब्रॉयडरी मशीन, कंप्यूटराइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने 2 फोटो लगाया है। अब क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हम लास्ट जो हमारा टेक्सटाइल्स वाला यूनिट था उसमें हम पढ़ चुके हैं, तो मशीन भी मैंने आपको बताया था, बट यहाँ पर मैं एक बार और बता रही हूँ। एम्ब्रॉयडरी मशीन अलग होती है क्योंकि यहाँ पे मोटिव्स बनते हैं ना, डिज़ाइंस बनती है, लोगो, मोनोग्राम, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ऊपर वाली जो फोटो है, ये वाली फोटो मैंने इससे लगाई है आपको बताने के लिए, स्मॉल स्केल पर यूज़ होती है। अगर कोई घर में कोई यूज़ करता है तो इस तरीके की छोटी मशीन यूज़ करता है, बट अगर लार्ज स्केल पर है, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इस तरीके की लंबी मशीन यूज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर बल्क में काम होता है। इसमें फ्रेम होता है जिसको हुक भी कहा जाता है, नीडल हेड है, थ्रेड सेंसर्स हैं, स्टिच कंट्रोलर है और डिस्प्ले पैनल है। और कौन कौन सी मशीन होती है? बार टैक मशीन होती है, स्ट्रेंथन स्ट्रेस पॉइंट्स। स्ट्रेस पॉइंट्स यानी कि जब आपने जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो होती है, जैसे पैंट में पॉकेट्स बनती है, बेल्ट लूप्स बनते हैं, ठीक है। मेक्स टाइट जिगजैग स्टिचेस ओवर अ शॉर्ट एरिया। अब यहाँ पर हम नॉर्मल स्टिच नहीं कर सकते क्योंकि ये डिटेलिंग होते हैं, यहाँ पर स्टिच जो है वो बहुत टाइट होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बार टैक मशीन काम आती है जो कि जिगजैग स्टिच करती है, ठीक है। फीड ऑफ द आर्म मशीन यूज्ड फॉर जीन्स, इनसीम्स एंड ट्यूबुलर जॉइनिंग। ट्यूबुलर जॉइनिंग यानी कि जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जीन्स बना रहे हैं, या फिर आस्तीन जो बाह बनती है जिसको हम स्लीव्स कहते हैं ना, स्लीव्स अगर बन रही है तो फीड ऑफ आर्म मशीन यूज होती है वहाँ पर, ठीक है। सर्कुलर जहाँ पर मशीन चलती है, दैट इज फीड ऑफ द आर्म मशीन यूज होती है वहाँ पर। ब्लाइंड स्टिच मशीन फॉर इनविजिबल हेम्स इन स्कर्ट, ट्राउजर, एथनिक वेयर, ठीक है। ब्लाइंड स्टिच मशीन यानी कि यहाँ पर इनविजिबल हेम्स बनते हैं, जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहां पर हमने क्या किया, जो कपड़ा है उसको हमने फोल्ड करके ऊपर की तरफ स्टिच किया है, ठीक है। तो वो ब्लाइंड स्टिच मशीन से होता है, इनविजिबल हेम्स बनते हैं, ठीक है। तो पता नहीं चलता है कपड़े का एंडिंग कहाँ है। और कई बार स्कर्ट में फ्लेयर्स आते हैं ना, तो आप देखो कि फ्लेयर्स में वो हेम लाइन जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ पे ब्लाइंड स्टिच मशीन आता है। ब्लाइंड स्टिच यानी कि वो स्टिच अंदर की तरफ है बट आपको दिखेगा नहीं वो दूर से कि वो स्टिच किया हुआ है, इस तरीके से होता है, इसलिए उसे ब्लाइंड स्टिच मशीन कहा जाता है। फिनिशिंग अच्छी आती है उससे। फ्यूजिंग मशीन हमने पीछे भी पढ़ा था, यूज फॉर अटैचिंग इंटरलाइनिंग्स टू कॉलर, कफ्स, बेसबैंड, हीट, प्रेशर, टाइम, ड्यूरेबल बॉन्ड। फ्यूजिंग मशीन का पिक्चर भी मैंने आपको पीछे दिखाया था, ठीक है। वो भी एक तरीके की मशीन होती है जिसमें कॉलर, कफ्स और वेस्ट लाइन को एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। हीट प्रेस मशीन ही होती है वो एक तरीके से, और अच्छी तरीके से प्रेस हो जाती है। मतलब आप देखो कॉलर के क्या होता है, कॉलर कफ एरिया में होता ही है कि अंदर उसके, ताकि वो मुड़े ना, ठीक है, उसके बकरम लगता है, बकरम एक तरीके का मटेरियल होता है, वो उसके साथ में जुड़ जाए, इसलिए फ्यूजिंग मशीन यूज होती है, ठीक है। चलो अब हम मशीन को एक ओवरऑल तरीके से समझते हैं, हाउ मशीन्स फिट इन प्रोडक्शन। तो लॉक स्टिच मशीन जो होती है वो यूनिवर्सल स्टिचिंग के लिए यूज होती है, मतलब इससे हर कपड़ा सिया जा सकता है, ठीक है। ओवरलॉक मशीन किस लिए होती है? एज फिनिशिंग के लिए होती है। आप ये अपने फिंगर्स पे याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिए। फिर फ्लैट लॉक मशीन स्पोर्ट्स वेयर सीम्स के लिए होती है। सीम्स मतलब वही 2 कपड़े का टुकड़ा एक साथ जोड़ा जाता है, बट फ्लैट लॉक मोस्टली स्पोर्ट्स वेयर के लिए यूज होता है, ठीक है। कवर स्टिच निट हेम्स के लिए। निट हेम्स, हेम्स मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी जो नीचे वाला एरिया, जैसे टी शर्ट का नीचे वाला एरिया होता है, ठीक है, उसको स्टिच करने के लिए उसको मोड़ करके सिलाई लगा दी जाती है, तो वहाँ पर कवर स्टिच काम करता है। बट निट्स में ज़्यादा यूज होता है, जो निटेड वाले गारमेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादा यूज होता है इसको, कवर स्टिच को। फिर स्पेशल मशीनरी, बटन होल, बारटेक, एम्ब्रॉयडरी, ये स्पेशल मशीनरी, बटन्स लगाना, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था बारटेक मतलब कि जैसे जो हम बेल्ट होल्डिंग के लिए जो लूप्स बनते हैं या फिर पॉकेट्स जहाँ बनती हैं, वहाँ पर हम नॉर्मल सिलाई नहीं कर सकते, वहाँ पर 3-4 सिलाई, बहुत ही टाइट सिलाई होती है, क्रिस क्रॉस में सिलाई होती है, ठीक है, तो वो स्पेशल मशीनरी से होती है। तो बटन होल, एम्ब्रॉयडरी, बारटेक, ये स्पेशल मशीनरी है। कटिंग मशीनरी में स्टेट नाइफ, बैंड नाइफ, लेजर, ये सारे आ जाते हैं। और फिनिशिंग मशीनरी में फ्यूजिंग, स्टीम प्रेसिंग,
जो अभी हमने पीछे फ्यूजिंग मशीन पढ़ा था वो आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। और ऑल एंड ऑल कि पूरा कपड़ा जो होता है वो सिर्फ एक तरीके से नहीं, अलग अलग मशीन यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है, और उसमें जो डिटेलिंग होती है उसके लिए भी क्या क्या एक्सेस में चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, कैसे अलग अलग तरीके से बनता है, वो भी हमने इसमें देखा। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि मैं अब वीडियो लेकर के आऊँगी आगे जल्दी से दूसरा, जिसमें हम मशीन की डिटेलिंग भी पढ़ेंगे। मशीन में कौन कौन सी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं नेट में से, है ना, कि कौन कौन सी मशीन के पार्ट्स होते हैं, लॉक स्टिक्स मशीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो हम थोड़ा सा उसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। फिर इसके आगे दूसरे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि एडवांसमेंट क्या है मशीन्स के साथ में, और कौन कौन से इक्विपमेंट्स जोड़े जा सकते हैं जिससे हमको बेटर गारमेंट जो है हमें मिले, है ना, बेस्ट गारमेंट हमें मिले। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नर्चर नेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। एंड those students who are aspiring for December UGC NET exam, all the very best from Nurture Net team. Thank you so much for watching.